नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। कहते हैं कि सम्मान देने से मिलता है, लेकिन आज की राजनीति का स्तर यह हो चला है कि अपने विरोधियों पर निशाना साधते साधते बड़े बड़े नेता अपने पद की गरिमा को लांघने में भी कोई कंजूसी नहीं बरतते। चुनाव में जीत कितनी जरूरी है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी सियासी दल हर हथकंडा अपनाने को तैयार रहते हैं। फिर बात अगर जुबानी वार की हो तो फिर कहने ही क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपहास प्रियता का आलम यह है कि वो जब भी कांग्रेस के बारे में कुछ बोलते हैं, ठहाके शुरू हो जाते हैं। बोलते बोलते मोदी जी इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें शायद एहसास नहीं होता कि उनके बोल भी बेलगाम बोल की श्रेणी में आ जाते हैं। बानगी के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर की गई टिप्पणी हो, जिस पर कांग्रेसी खूब हो हल्ला कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कई तरह की टिप्पणी जो अक्सर उनके मुखार बिंदु से निकलती। लेकिन हैरानी होना तब लाजमी है जब खुद पर हुई टिप्पणी पर वो विरोधियों को मर्यादा और संयम में रहने की चेतावनी देते हैं। राजनीति में बयानों के अहम मायने होते हैं। एक बयान लोगों को जोड़ने का काम करता है तो दूसरा तोड़ने का। इस तरह की बयानबाजी को आखिर किस चश्मे से देखा जाना चाहिए, या ये समझ लेना चाहिए कि वोट की खातिर कुछ भी चलेगा। आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यंग्य बाणों की वजह से खूब चर्चा में रहते हैं। मनमोहन सिंह पर हमले के बाद उन्होंने राहुल गांधी पर फिर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने राहुल का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस के जिस नेता के नाम पर सबसे ज्यादा चुटकुले बनते हैं, अखिलेश यादव ने उन्हें ही अपने गले लगा लिया। और मजे की बात यह है कि हरिद्वार पहुंचने पर मोदी ने कांग्रेस को संयम और मर्यादा में रहने की सीख भी दे डाली। मोदी जी की उपहास प्रियता का आलम यह है कि उनके मुंह से कांग्रेस का नाम निकलते ही ठहाके शुरू हो जाते हैं। उसके बाद तो मोदी जी भी बेलगाम हो जाते हैं। समर्थक लोटपोट होते रहते हैं। वाक युद्ध के महारथी मोदी मौका पाते ही अपनी भाषा और भाषण शैली से राहुल गांधी को चारों खाने चित्त भी कर देते हैं। बिजनौर में भी यही होना था। अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें, शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जिनके कांग्रेस के नेता पर। मोदी की ये शैली आम लोगों के साथ साथ विरोधियों को भी गुदगुदा जाती है, लेकिन टीस बहुत देर तक देती है। इस टीस की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूलते कुछ भी नहीं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री को पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान सीखने की नसीहत दी थी। पहले ही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो दूसरे प्रधानमंत्रियों के बारे में तमीज से नहीं बोल सकते। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मोदी को सुर्खियों में बने रहने की रुचि है और वो संसद के बाहर और भीतर हास्य नाटकों में जुड़े रहते हैं। ये बात प्रधानमंत्री को हरिद्वार पहुंचने पर याद आई। मोदी भूल गए कि वो खुद राहुल गांधी का कितने तरीके से मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कांग्रेस को संयम और मर्यादा में रहने की चेतावनी दे डाली। मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, जबान संभल के रखो, वरना मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई है। दरअसल मोदी के बयान से चिढ़े राहुल गांधी ने एक सभा में उनकी भोड़ी नकल की थी। प्रधानमंत्री खुद अपने पद की गरिमा का पालन नहीं करते तो राजनीति के छोरों को क्या कहा जाए। प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि चुपते हुए हमलों के जवाब उससे भी ज्यादा तकलीफदेह होते हैं। अगर राजनेताओं की भाषा और शैली का स्तर जिस तरह गिर रहा है, उससे कम आम आदमी के दिलों में राजनीति के प्रति सम्मान तो पैदा नहीं हो सकता। अंशुमान त्रिपाठी के साथ अमित यादव, एपीएन। कहावत है कि सम्मान देने से ही मिलता है, लेकिन आज की राजनीति का स्तर बदल चुका है और स्तर यहां तक पहुंच चुका है कि अपने विरोधियों पर निशाना साधते साधते बड़े बड़े नेता अपने पद की गरिमा को लांघने में भी किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं बरतते। और बात जब पद की आ जाए, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी जब इसी राह पर चलते हैं तो सवाल उठता है कि राजनीति का स्तर आखिर किस तरफ जा रहा है। सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ लखनऊ स्टूडियो से ओंकार नाथ सिंह जी जुड़े हैं। आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है ओंकार नाथ सिंह जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
बीजेपी की तरफ से संजीव कुमार सिंह जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। संजीव सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरिफ महमूद साहब हैं, आरएलडी को रिप्रेजेंट करेंगे, आरएलडी के नेता हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर राजनीति में बयानों का ये कौन सा स्तर है। बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी मेहमानों का। शुरुआत हसीब साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। राजनीति में बयानों के अहम मायने होते हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हाल के दिनों में देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, इनका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या स्तर हो चुका है राजनीति का? देखिए, स्तर तो लगातार जो है ये गिर रहा है। और जैसे आपने कहा अभी कि राजनीति में किस स्तर का आदमी क्या बात करे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री स्तर का, पार्टी के अध्यक्ष स्तर का, या एक क्षेत्र के स्तर का नेता का, उसकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, उसको आदमी ग्रहण कर लेता है। लेकिन अगर बड़े पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति चुपती हुई बात करे, उसमें थोड़ा सा नीचापन आ जाए, तो वो जनता को अच्छा नहीं लगता। मैं आपको मिसाल देता हूँ। लखनऊ में जो है 60 के दशक में चौक चौराहा, गोल दरवाजा कहते हैं जिसे, और अमीनाबाद, यहाँ पर 2 नशकाहें बनती थी। अलग अलग पार्टी के लोग जो हैं वहाँ पर जो है अपने जो है मंच सजाते थे, छज्जों पर बैठते थे। और जब ना चुनाव आयोग इतना सख्त था, ना डीएम होता था, ना पुलिस होती थी, वो स्वतः तय करते थे कि ये समय 5 मिनट हमारा, 5 मिनट आपका, 5 मिनट आपका। जनसंघ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी जो भी उस समय होती थी, ये लोग अपनी अपनी बात कहते थे। 5 मिनट बाद वो खामोश हो जाते थे और फिर उसका जवाब दूसरी पार्टी देती थी। कभी हमने ये नहीं देखा कि उस स्तर के नेताओं ने भी जो भाषण देते थे चौराहों के ऊपर, एक दूसरे ऊपर गंदी बात जो है कीचड़ उछाली हो। उसके बाद वो उतरते थे चौक में, जो है वो राजा ठंडाई वाले के यहाँ बैठ के साथ में ठंडाई पीते थे। अमीनाबाद में अब्दुल्ला की दुकान पे चाय पीते थे और चले जाते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने कही बात यह है कि बड़े स्तर के लोग जो हैं, बड़े लोग, बड़े नेता, एक बड़े नेताओं के खिलाफ जो है ऐसी जो गलत टिप्पणियां कर रहे हैं जो उनको ऊपर शोभनीय जो है नहीं देता। जनता देख रही है, जनता तय करेगी। देखिए, होता ये है कि जो जीता वो सिकंदर। कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि एक आदमी की बात पसंद की जाती है, एक स्थिति वो आती है जब ग्राफ गिरता है उसका, तो उसकी बात जो है वही बात जो है 2 साल बाद पसंद नहीं की जाती। तो अब समय बदला है, 2.5 साल 3 साल एक चुनाव को हो गए हैं, 5 साल विधानसभा चुनाव को हो गए हैं। नए सिरे से वही नेता या पुराने नेता जनता के बीच जा रहे हैं। अब जनता जो है वो तय करेगी कि इन नेताओं ने क्या कहा, हम उसको कैसे ग्रहण करें और उसका जवाब जो है वोट के जरिए हम कैसे दें। संजीव कुमार सिंह जी, ये चुनावों की अकुलाहट है क्या कि प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद पर बैठा शख्स भी इस तरह की बयानबाजी अगर करता है, इस स्तर तक पहुंचता है, तो ये क्या ठीक है राजनीति की दिशा के लिए और दशा के लिए? अक्षय जी, हमें 2 चीजों के बीच में एक अंतर करना पड़ेगा। पहली चीज ये कि भाषण के दौरान हास्य और व्यंग का प्रयोग करना, ये अपने आप में हमेशा से एक सर्वमान्य चीज रही है और ये अपने आप में एक हेल्दी चीज है। इसमें किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। सिद्दीकी साहब ने एक बात बताई कि पुराने समय में परस्पर विरोधी लोग भी आपस में अपनी बात के ऊपर विरोध होता था, किंतु शालीनता के साथ अपनी बात को रखते थे। दूसरा व्यक्ति सुनता था और जैसा उसका तर्क से के आधार पे प्रतिवाद करना होता था वो प्रतिवाद करता था। अभी जैसा आपने रिपोर्ट में दिखाया, जब हम देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी जब बात कर रहे हैं तो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जब वो बात कर रहे हैं कि किसी एक राजनेता के ऊपर इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे और जनता के बीच उन्हीं माध्यमों से अगर हास्य व्यंग हो रहा है, तो एक वास्तविकता का वो बयान कर रहे हैं। वो इंटरनेट पे जोक प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं बना रहे, किंतु जनता के बीच में जब कोई व्यक्ति अपने जिस प्रकार के उनके उद्बोधन रह रहे हो, जिस प्रकार के वो सेंटेंसेस बोल रहे हो, अक्सर लिख करके लेके आते हैं और उसके बाद भी अगर वो गलत बोलते हैं तो उनके कारण से अगर कोई चीज अगर अपने आप में उनका रिडिक्यूल हो रहा है तो वो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से गलत है। प्रधानमंत्री जनता के बीच में जिस प्रकार की बात हो रही है, एक स्वस्थ हास्य व्यंग बहस हो रहा है, चुटकुले बन रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। अगर संजीव कुमार सिंह जी, आप लोगों को यह लगता है कि हास्य व्यंग है और हास्य व्यंग राजनीति में शामिल होना चाहिए, दूसरों को नसीहत तो मत दीजिए। स्वस्थ हास्य व्यंग दोनों में अंतर है अक्षय जी। जो प्रधानमंत्री ने जिस संदर्भ में बात करी, आप अगर पार्लियामेंट की बात करेंगे, जो रेनकोट वाला बयान आया, उसमें न शब्दों के चयन में कहीं किसी प्रकार की समस्या थी, जिसको अंग्रेजी में एलेगरी कहते हैं, एलेगरी का उन्होंने इस्तेमाल किया, एक व्यंग किया और उसका संदर्भ भी ठीक था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ स्कैंडल्स हुए, टाइम मैगजीन ने
भारत के जो घोटाले हुए उन घोटालों को उसमें उन्होंने जगह दी और संभवतः दुनिया में सबसे बड़े घोटाले इस प्रकार की संज्ञा देते हुए अगर लीड स्टोरी करी वही टाइम मैगजीन जो आज भारत के ऊपर और मोदी जी के ऊपर पॉजिटिव सकारात्मक विषयों के ऊपर स्टोरी करती है, तो उसी संदर्भ की बात करें। और जनता ने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने सारे अलॉटमेंट, चाहे वो कोयले के रहे हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम के रहे हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस प्रकार की चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए। ये हमारा नहीं है, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ह्यूमंगस नेचर के घोटाले हुए। और उस संदर्भ में जब मैं बात करें कि कांग्रेसी मित्र क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बड़े ईमानदार व्यक्ति थे। अरे साहब, ऐसी ईमानदारी किस काम की जब भारत के इतिहास में, संभवतः दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले हो जाएं और वो प्रधानमंत्री शीर्ष स्तर पर बैठा हुआ अपने कार्यकाल में होते हुए घोटालों के ऊपर मौन धारण करे, और आज जब अच्छी चीज हो रही है तो उसके ऊपर मुंह खुले। तो ये तो नितांत राजनीतिक रूप से प्रेरित अपने आप में एक चीज है। संजीव सिंह जी, अब तो आपकी सरकार है, अगर इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, आप लोगों के मुताबिक देश जब से आजाद हुआ है तब से एक पार्टी की सरकार रही है ज्यादा वक्त तक, और तब से घोटालों के सिवा कुछ नहीं हुआ। तो अब तो आप लोग सरकार में हैं, पौने 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, जांच पड़ताल करवाइए, जेल भिजवाइए, इतनी हिम्मत है क्या सरकार में? जब सुप्रीम, अक्षय जी, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उसकी जांच हुई है, उसकी रिपोर्ट आ रही है, उसके ऊपर सारी कार्रवाई हो रही है। दूसरा, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट ने सारे जिन लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड किया गया था इन कारणों से, अंडर द टेबल डील्स के कारण से, उसको कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उसमें इंटरवीन करके सारे अलॉटमेंट कैंसिल किए। सिमिलरली कोल के अलॉटमेंट अगर आप देखेंगे उसको कैंसिल कर दिया, तो लॉजिकल परिणति पर उसको पहुंचा ही दिया गया। सर, देश नतीजे चाहता है, जब तक नतीजे सामने नहीं आते हैं तब तक देश को यकीन नहीं होगा। आप आंकड़ों में चाहे जो भी बातें कर लीजिए। ओंकार नाथ सिंह जी, आज हास्य व्यंग पर चर्चा खास तौर पर हो रही है कि राजनीति में जिस तरह से बयानों के माध्यम से कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, हास्य आप ज्यादा मान रहे हैं या व्यंग ज्यादा मान रहे हैं इस तरह की बयानबाजी में? अब आप स्वयं इसको एनालाइज करें कि व्यंग अगर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो उनकी क्या कहते हैं वाक्पटुता को और उस मौके को जहां व्यंग करना चाहिए वो कैसा हो रहा है। पहला व्यंग उनका था, बहुत दिनों के बाद आज भूकंप आया, भूकंप की त्रासदी से, भूकंप की दहशत से जहां जनता परेशान हो रही हो, वहां उनको ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। सहानुभूति करने के बजाय कह रहे हैं ये भूकंप इसलिए आया है कि राहुल गांधी जी ने उस दिन कहा था भूकंप आ जाएगा, बोल देंगे, तो उनका बोलना बंद कराइए। उन जनता को ये समझाना चाह रहे हैं। ये इनका हास्य है। दूसरा हास्य इनका है कि प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को ये कह रहे हैं कि रेन कोट पहन के नहाते हैं, ऐसा हम लोग को भी सीखना चाहिए। अरे भाई, 3 साल से आप यहाँ पे हो, 3 साल से हो, 3 साल में आपने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं पकड़ लिया? इसका मतलब आप अक्षम हो, नंबर 1। और नंबर 2, जो आप कह रहे हो तो ये तो दाग आपके ऊपर भी लग सकते हैं श्रीमान। भारत के इतिहास में, आरबीआई के इतिहास में मैं समझता हूं विजय शेखर शर्मा पहले व्यक्ति इंडिविजुअल हैं जिनको पेमेंट बैंकिंग का लाइसेंस मिला। अक्षय, आप समझिए कि 53 लोगों ने इसको अप्लाई किया था। 53 लोगों में 11 कंपनियों को इन्होंने लाइसेंस दिया पेमेंट बैंकिंग का, जिसमें 9 कंपनियां थी और 2 इंडिविजुअल थे। 2 इंडिविजुअल में एक शांतिलाल सांघवी थे जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के वो मालिक हैं, और उनको 2016 में सरकार ने पद्मश्री से नवाजा भी है। और विजय शेखर शर्मा के पास कोई तजुर्बा नहीं है, कोई चीज नहीं है, और उसके बाद भी ये जो है उनको लाइसेंस दे दिए हैं। मतलब ये इनको बताना चाहिए कि जो 41 कंपनियों को मना किया है उसमें कितने इंडिविजुअल थे और कितने कंपनी इसके मालिक थे जिनको मना किया गया, और विजय शेखर शर्मा क्यों कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, आप ये समझिए कि इन्होंने कहा है कि हमने कॉमनवेल्थ गेम की जांच की। कॉमनवेल्थ गेम की जांच यूपीए सरकार के जमाने में हुई थी और वो उसी समय जेल में भी गए थे, उनके ऊपर केस भी चल रहा था। अब इसमें आया स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम में 1,80,000 का सीएजी ने घोटाला बताया था, 1,80,000 करोड़ का, और मुकदमा कितने पे चल रहा है अक्षय जी? 20,000 करोड़ पे चल रहा है। तो ये बाकी पैसा कौन खा गया? इसका तो, इसकी जांच क्यों नहीं करा रही है? पैसा कौन खा गया? संजीव कुमार तो सिंह, ये कुछ जवाब है आपके पास? करते हैं ये इनको नहीं करना चाहिए। अक्षय जी, मैं इनके हर बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पीएम के ऊपर कार्रवाई करें।
अरे पीएम के ऊपर तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन का फैसला सबसे बड़ा होता है। 2014 में जनता जनार्दन ने फैसला कर दिया। दूसरी बात इन्होंने करी, इन्होंने संभवतः पेटीएम का जिक्र किया, ये उसमें साथ में ये भूल गए कि जब लाइसेंस देने की प्रक्रिया होती है तो आरबीआई पेमेंट बैंकिंग का लाइसेंस देता है, सरकार नहीं देती है। और आरबीआई एक संवैधानिक संस्था है, इनको संवैधानिक संस्था की न कद्र है, न ये उसको कोई तरजीह देते हैं, न ये इसको ठीक से जानते हैं। ये इनका हमेशा से कांग्रेसियों का इतिहास रहा है। दूसरा हम आ जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे भीम ऐप लॉन्च किया, जो कि बाकी जितने भी ऐप आए हुए हैं उन सबसे बड़ा ऐप है। हर तरह के डिवाइसेस पे चल जाता है, इवन नॉन स्मार्टफोन पे भी चल जाता है। ये ऐप जब से लॉन्च हुआ है, इसकी जिस प्रकार से डाउनलोड हुआ है, रिकॉर्ड टूट गया है। बाकी जितनों के भी ये जिक्र कर रहे हैं अपने आप खत्म हो गए, चाहे वो प्राइवेट पार्टी है चाहे जो हो। आज उसी भीम ऐप में 1 लाख रुपए घोटाला हुआ है। आज उसी भीम ऐप में 1 लाख का घोटाला हुआ है। मैं बात अपनी पूरी कर लूं, उसके बाद आप बताइएगा। घोटालों के बारे में संभवतः आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों का लगातार इतिहास रहा अखबार में निकला है, आज ही अखबार में निकला है, आप पढ़ लीजिए उसको, अगर ना पढ़े हो तो पढ़वा दूंगा। अब बात आती है कि जिस प्रकार से 2.5 वर्षों का हमारा पूरा कालकाल, अगर आप, क्योंकि लगातार केंद्र की बात हो रही है, चुनाव उत्तर प्रदेश के हैं, 5 वर्षों का हम हिसाब मांग रहे हैं राज्य सरकार से, लेकिन घूम फिर करके कांग्रेस के मित्र केंद्र सरकार पे आ जाते हैं। 2.5 वर्ष अभी हमके हुए हैं, 2.5 वर्ष में इतने सारे हमने काम कर दिए, इकोनॉमी ग्रो कर गई। भारत एफडीआई के मामले में दुनिया का सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाला देश बन गया। एफडीआई का विरोध दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश में उसमें से कोई नहीं आता। जी, कभी एफडीआई का विरोध तो आप लोग खूब करते थे ना, झंडा बुलंद करते थे। अब एफडीआई रास आ रहा है। नहीं, एफडीआई, अक्षय जी, एफडीआई किन क्षेत्रों में आनी चाहिए, इस विषय के ऊपर हम विरोध करते थे। जिस एफडीआई के आने से रोजगार का सृजन हो रहा हो, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा हो, ऐसी एफडीआई में अभी कितना रोजगार मिला संजीव जी? कम है। हम रोजगार पर भी चर्चा कर लेंगे। 2 करोड़ का वादा था ना आप लोगों का 1 साल में, 2.25 साल का वक्त हो गया है। अक्षय जी, आंकड़े थोड़े मजबूत कर लीजिएगा, आंकड़ों के ठीक कह रहे हैं आंकड़ों के साथ बताइएगा अक्षय कि कितने लोगों को देश में रोजगार मिला आपको अभी जानकारी 3 साल में, और उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या दिया है। आरएलडी से आरिफ महमूद साहब हमारे साथ हैं। मैं जानकारी आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। आरिफ महमूद साहब, जो बोल बोले जाते हैं चुनावी बेला में, इन बोलों को किस नजरिए के साथ आपकी पार्टी देखती है? साथ ही जो उच्च पदों पर बैठे बड़े बड़े नेता हैं, नाम है, दुनिया जानती है, वो अगर इस स्तर पर बयानबाजी करने लग जाएं तो राजनीति किस गर्त में जा रही है, इसका एहसास नहीं क्या सभी सियासी दलों को? देखिए अक्षय जी, आज ये हास और व्यंग की जो बात की जा रही है, हास और व्यंग ठीक है, एक आपके पास एक मंच होता है, आप हास और व्यंग कवि सम्मेलन होता है, आप उसमें जाकर के हास और व्यंग आप खूब करिए, जनता को आप सुनाइए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास एक गरिमा होनी चाहिए बोलने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं, जनता के लिए क्या मैसेज जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके का व्यंग इनके पास होता है, इतने आज 3 साल के अंदर इतने वादे इनके हो चुके हैं कि अब ये अगर भाषण दे तो ये दे क्या साहब, ये तो सिवाय झूठ के अलावा क्या बोलेंगे। अब इनके पास कोई शब्द नहीं है। अब ये सिर्फ देश की जनता को और उत्तर प्रदेश के लोगों को आकर के बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। आज मैंने देखा बिजनौर में मोदी जी का भाषण हो रहा था। आज उन्होंने ये कहा कि हम चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, हम उनकी नीतियों पर काम कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इनको कि चौधरी चरण सिंह जी देश के वो महान पुरुष नेता थे जिन्होंने किसानों के लिए कुछ किया। आप चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर ना चलिए। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह जी उनकी नीतियों पे चल रहे हैं, जयंत चौधरी जी चल रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि आप उनकी नीतियों पे आप मत चलिए। चौधरी चरण सिंह जी झूठ नहीं बोलते थे, चौधरी चरण सिंह नौजवानों को धोखा नहीं देते थे, चौधरी चरण सिंह गरीब और किसान और मजदूर बेरोजगारों के साथ खड़े होते थे। आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए अगर आप उनकी नीतियों पे चलना चाह रहे हैं। आप किसानों के साथ खड़े हो जाइए अगर आप उनकी नीतियों पे चलना चाह रहे हैं। आप स्वयं आईना देख लीजिए कि आप इस देश के अंदर क्या कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है आपके केंद्र की सरकार। अब आपके पास कुछ नहीं है। 2.5 साल 2.25 साल इनकी सरकार को हो रहा है। आप बताइए जिन्होंने एक भी वादा किया इन्होंने इस देश की जनता को क्या दिया। चाहे नौजवानों के बारे में देख लीजिए आप, चाहे किसानों के बारे में आप देख लीजिए, चाहे इस देश के गरीब लोगों के बारे में आप देख लीजिए। आज भी वो जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए हम करेंगे, वो सारी बातें उनकी संभावनाओं पर डिपेंड होती हैं कि मेरी ये संभावना है कि मैं ये करूंगा। अरे भैया तुम 3.5 साल तुमको 3 साल हो चुके सरकार के लिए, अब कब आप देंगे इस देश की जनता के लिए? सारे आंकड़े लेकर के आप बैठते हो और सारे झूठ आंकड़े आपके होते हैं।
इस देश की जनता के लिए अक्षय जी इन्होंने कुछ नहीं किया और आने वाले दिनों में भी अब ये अपनी जादूगरी भाषण के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को और किसान को, गरीब को, बेरोजगारों को ये एक बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। ठीक है। ये बहरूपिये हैं। ये जहां जिस ठीक जिले है में महमूद जाते हैं साहब, वहां इस पर उसी- फैसला छोड़ उसी दीजिए। अब हिसाब तो से अपना भाषण देना शुरू कर देते हैं। नतीजों के दिन भी गिनती पे हैं। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की जनता ये अरे कल फैसला सुना पश्चिमी देगी उत्तर कि प्रदेश किसने के अंदर काम किया वोटिंग या है। किसने काम नहीं अक्षय किया। जी, पश्चिमी हसीब उत्तर सिद्दीकी प्रदेश साहब, के अंदर वोटिंग हसीब है। सिद्दीकी साहब, किसान, अब तक नौजवान, हम ये बेरोजगार, बयानबाजी का किसी के साथ खड़ा सभी हुआ सियासी है। दलों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। सभी सियासी दलों में ऐसे बयानवीर हैं जो वक्त वक्त पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब राष्ट्रीय लोकदल में ऐसा अब नहीं तक ये मिलेगा कहा आपको। जाता था योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, फला ढिका, तमाम नाम लिए जाते थे कि वो जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तमाम सियासी दलों की हम बात कर रहे हैं, बयानवीरों की कमी कहीं नहीं है, सभी जगह इस तरह की बयानबाजी होती है। लेकिन बेहद हैरानी तब ये होती है कि जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ इंसान अगर इस तरह की बात करता है, इस तरह से अगर जवाब भी देने की कोशिश करता है, तो उसका मैसेज आम जनता पर क्या जाता है। और हास्य व्यंग की बात संजीव कुमार अच्छा, सिंह ये भी बात कर रहे कहना चाह रहा हूं। हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी के जो पास बात आपने कही- इतनी फुर्सत है कि हास्य व्यंग में तल्लीन रहे। जो बात आप उठा रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं कि मैं देखता हूं अगर पीछे जाएं आप 60s में, 70s में, 80s में या उसके और आगे जाएं, पार्टीज में ऐसे लोग थे जो ऐसी बात करते थे। कारगिल ज़माने में रामनारायण जी कुछ बात करते थे हल्की फुल्की, उसको जनता उसी अंदाज में लेती थी। कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ जी थे स्वर्गीय, वो कुछ हल्की फुल्की बात करते थे, जनता उसको ऐसे रहती थी। प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे जो आप कह रहे हैं ना, कि जैसा हमारे साथी ने कहा अभी भाजपा के कि इंटरनेट पर जो है, सोशल मीडिया पर आई हुए मजाकों का रिस्पॉन्स जो है देखे या रिस्पॉन्स ना देते हुए उसको ऊपर प्रधानमंत्री कोई जोक करे। मैं तो ये देख रहा हूँ इधर में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो है सोशल मीडिया में बहुत जोक आ रहे हैं। उससे कम मैं जोक को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि हमारे वो प्रधानमंत्री हैं, वो हल्के बिल्कुल जोक आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री किस चीज पर रिएक्ट करे, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण चीज है। और जिस पार्टी का हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उस पार्टी का प्रधानमंत्री और था अटल बिहारी वाजपेयी। कम से कम उनसे जो है, वो हमारे शहर के एमपी थे, उनसे वो प्रेरणा लें। मुझे याद है 1957 में एक वक्त उनका चुनाव हुआ था, कांग्रेस के थे बनर्जी जीत गए, अटल जी हार गए। अटल जी पार्टी कार्यालय से उठे गए, बनर्जी से कहा हमको तुम लड्डू खिलाओ। अटल जी ने 1971 की वार में जब भारत ने वो जीत जीती, 93,000 फौजियों ने पाकिस्तान के सरेंडर किया ढाका में, अटल जी ने जो है इंदिरा जी को दुर्गा कहा। ये प्रधानमंत्री स्तर के दो लोग जो हैं क्या बात करें, ये बात जो है सोचना चाहिए, समझना चाहिए किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो। और छोटी मोटी हल्की फुल्की बातों के लिए, हाथ के लिए, व्यंग के लिए अपनी पार्टी के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्तर के नेताओं को छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। अभी एक बात और उठाई हमारे, क्योंकि चीज जो है वो डाइवर्ट हो जाती है मुद्दों से। जब पार्टी वाले बोलते हैं वो अपने मुद्दों की ओर जो है उसको डाइवर्ट कर देते हैं। यूपीए सरकार में जो भी घोटाले हुए, जो भी स्कैम हुए, चाहे वो कोल का हुआ हो, चाहे वो 2G का हुआ हो, चाहे वो जो है कॉमनवेल्थ गेम का हुआ हो, उसी सरकार ने स्वयं उसके जांच के आदेश दिए। उस सरकार ने अपने मंत्रियों को, पहली बार ऐसा हुआ होगा, अपने मंत्रियों को जेल भेजा। बंसल रेलवे मंत्री थे, उनके भांजे पर आरोप लगा, और वो भांजे पर उन पर आरोप नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने उनसे इस्तीफा ले लिया। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं था उस वक्त भी। तो लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बड़े से बड़ा आरोप लगे, आप डाइवर्ट करो। तो आपकी सरकार में ऐसा हुआ कि तुम चोर थे, हम तुम सब चोर हैं तो क्या हर्ज है। तो ये जो शैली है, ये शैली बहुत गलत है। हाँ, गलत अगर है तो उसकी जांच होना चाहिए, उसके ऊपर जो है जांच की रिपोर्ट आना चाहिए। तो मेरी बात समझ में आती है। संजीव तो कुमार ये सिंह जी, जो कहाँ डाइवर्जन गई हो रहा वो है, गरिमा जो अभी हसीब सिद्दीकी साहब भी बता रहे हैं कि पहले के दौर में किस तरह की सियासत हुआ करती थी। राजनीतिक विरोध जरूर हो सकता है, नीतियों का विरोध जरूर हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नहीं दिखता था। लेकिन अब तो ना तो नीति की बात सामने आती है ना, अब तो सीधे व्यक्तिगत तौर पर अटैक किए जाते हैं एक दूसरे पर। ये राजनीति के लिए ठीक है क्या? अक्षय जी, सिद्दीकी साहब ने बड़ी अच्छी कुछ बातें बोली, और दो तीन बातों का जो पहले भी इसमें संदर्भ अभी आया तो मैं उसके ऊपर भी जवाब देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज, पार्लियामेंट में हमारी एक बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है। अगर पिछले आप रिकॉर्ड्स उठा करके देखेंगे, इंद्रजीत गुप्ता थे, सोमनाथ चटर्जी थे, अटल जी थे, इवन नेहरू जी के टाइम पे, श्यामा जी के टाइम पे आप लोगों को मिलेगा कि आपस में परस्पर
व्यंग होते थे, हास्य का माहौल बनता था और संसद में गंभीर विषयों पर चर्चा के समय भी अगर कोई बड़े नेता जो होते थे वो अपने आप में एक व्यंग देते थे जिससे माहौल अरे हल्का भी होता था। व्यंग होते समय भी शब्दों में शालीनता होती थी संजीव जी। व्यंग होते समय शब्दों में शालीनता होती थी। आप अटल जी नहीं, आप अटल जी के व्यंग आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, महमूद साहब आऊंगा आपके पास, आऊंगा अपनी बात रखिएगा तब। संजीव कुमार जी कंटिन्यू। देखिए आप तो सिर्फ अहंकार में डूब करके महमूद साहब थोड़ा इंतजार कर लीजिए। यही ठीक है संजीव जी, यही देखिए इंटॉलरेंस आ जा रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए अभी सिद्दीकी साहब ने एक बात बोली, संभवतः कांग्रेस के मित्र जब ये बात बोलते हैं तब वो ज्यादा अपने आप में समझ में आती है बात कि हास्य और व्यंग के ऊपर भी क्या बैन लग जाएगा। ये कौन से इमरजेंसी माइंडसेट सर तंज पर तो लगना चाहिए ना। अगर संदर्भ गर्भित सार संजीव सिंह जी, अगर व्यंग हास्य व्यंग खूब कीजिए, अक्षय जी तंज तो मेरे मत पास कीजिए। पूरी लिस्ट है कांग्रेस पार्टी के, सपा के, आम आदमी पार्टी के, तमाम विपक्षी पार्टियों के जिस प्रकार के बयान दिए हैं वो हास्य और व्यंग्य के बयान नहीं थे, जिनको अपने आप में भौंडा बयान कहा जाएगा, बहुत ही भद्दा, जिनको मैं आपके टेलीविजन चैनल पर रिपीट भी नहीं कर सकता हूं। पूरी लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस तरह की कई वो किस स्तर के नेता थे जिनकी तरफ से बयानबाजी हुई? संजीव कुमार सिंह जी, आरिफ भाई, वो किस स्तर के नेता थे? आरिफ भाई, मैं दूसरी पार्टी के नेताओं के उन बयानों को आपको टेलीविजन चैनल पे बोल भी नहीं सकता, इस प्रकार के बयान दिए गए हैं। आरिफ भाई ने बात तो अलग कहां है? संजीव कुमार सिंह जी, आपकी पार्टी तो ये बात कहती है कि हम औरों से अलग हैं। अगर आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि अगर विरोधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे, अंतर कहां है सर? अक्षय जी, जब आप किसी को यमराज कह रहे हैं, रावण कह रहे हैं और बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों को मैं आपके यहाँ बोल भी नहीं सकता। आप यमराज की भी भूमिका निभा रहे हैं, रावण की भी भूमिका आप निभा रहे हैं साहब। आपने इस देश में लोगों को कहने और हरियाणा के छोड़ा क्या है? अहंकार में डूबे हुए हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये बड़बोलेपन है। कई महिलाओं में टिप्पणी, चुनाव के समय राम मंदिर, महमूद साहब सुन तो लीजिए, ये सब क्या है इस देश के अंदर? महमूद साहब आपके पास भी आ रहा हूँ भाई, ये लोग सर आ रहा हूँ, इस तरह से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा ना। संजीव जी, नहीं, किसानों के लिए भी आप झूठ बोल रहे हैं बात कर रहे थे। ठीक है। इस बजट में रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ के एग्री क्रेडिट का हमने प्रोविजन किया। किसान की फसल जब मौसम की मार से खराब हो जाती है तो 40% फसल का बीमा की हमने योजना दी, तो वो इनको नहीं दिखाई पड़ेगा। इनके नेता जब मंत्री बनते हैं तो मंत्रालय कौन सा लेते हैं? हवाई जहाज वाला। और उसमें आप सिर्फ अपने आंकड़े, भारतीय जनता पार्टी केंद्र के आंकड़े वो सब अपने जेब में रखे। ये देश की जनता को, किसानों को दिखाई दे रहा है कि आपने 3 साल के अंदर कौन सा आंकड़ा निकाल करके आपने गरीबों किसानों को आपने पहुंचा दिया। आप सिर्फ आंकड़ों की एक लंबी फेरी और लंबी लिस्ट लेकर के देश के लोगों को आप दिखा रहे हैं। आप इस तरीके से देश के लोगों में धूल झोंक रहे हैं। अरे कौन सा आपका आंकड़ा है साहब? आरिफ महमूद साहब, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम जनता बहुत समझदार है। और इस तरीके आरिफ महमूद साहब, आम जनता बहुत समझदार है ना। वो सभी को देखती है, सभी को परखती है और उसके बाद अपनी वोट की ताकत का एहसास भी कराती है। ठीक है सर, इस तरह बहस आगे नहीं बढ़ सकती ना। एक ब्रेक के लिए हम रुक जाते हैं। अपनी अपनी बात रखिए, विजन रखिए कि आखिर क्या आपकी पार्टी की सोच है और किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है और विकास को लेकर एजेंडा क्या है, जो सबसे प्रमुख बात है। इस पर तो आप लोग बात ही नहीं करते, कतरा जाते हैं। तेरी शर्ट से मेरी शर्ट बहुत अच्छी, बस इतने पर ही टिक जाते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस परिपाटी में किसी तरह का बदलाव होने की उम्मीद की जा सकती है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मुख्य विपक्षी दल के उपाध्यक्ष के तौर पर निशाना बनाते हैं, लेकिन यूपी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, आजम खान और गायत्री प्रजापति के नाम लिए बगैर भी तीखे हमले किए। विधायकों के स्तर पर जाकर इस तरह से आरोप लगाने को प्रधानमंत्री के स्तर के लिहाज से उचित नहीं समझा जा रहा, लेकिन राजनीति जो ना कराए वो काम। जीवन के 66 बसंत देख चुके विधानसभा चुनाव के मौसम में प्रधानमंत्री फागुनी रंग में रंग गए। होली में अभी वक्त है, लेकिन मोदी ने चुनावी होली खेलनी अभी से शुरू कर दी है। हाल में मनमोहन सिंह के रेनकोट पर भी रंग डाल दिया। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। राहुल गांधी को तो जहां पाए वहीं घमासान मचा दिया। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों ऐसी तरंग में कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और आजम खान को भी नहीं बख्शा, और तो और गायत्री प्रजापति को भी अपने लपेटे में ले लिया। ये कुनबे के एक नेता
समाजवादी कुनबे के एक नेता ने क्या कहा? उसने कहा आजकल टीवी पर बच्चे ऐसा देखते हैं इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्यों भाई, आप क्या बात बोल रहे हो? अरे बोले बलात्कार तो होते रहते, उसमें सजा वजा नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, ये लड़के लोग लड़कपन में गलती कर देते हैं उनको माफ कर देना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस कुनबे की ये सोच हो, जिस कुनबे की ये परंपरा हो, आप तय करिए भाइयों बहनों, क्या ऐसी सोच वाले मां बेटियों की रक्षा कर पाएंगे क्या? गाजियाबाद अलीगढ़ हाईवे पर मां बेटी को कार से निकाल दिया और निकाल करके घंटों तक उनके ऊपर जुल्म चलता रहा। इस कुनबे के एक जो सबसे ज्यादा मलाई खा रहे हैं, सबसे ज्यादा मौज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ी, माफी मांगनी। खनिज की चोरी उत्तर प्रदेश में होती है कि नहीं होती है? बालू चोरी होती है कि नहीं होती है? नदियों में से बालू चोरी की जाती है कि नहीं चोरी जाती है? और ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता कि नहीं बनाया जाता? पहले निकालो फिर लाओ, फिर निकालो फिर लाओ, क्या चल रहा है भाई? और चुनाव अभियान का प्रचार भी उन्हीं से शुरू करते हैं जिन्होंने प्राकृतिक संपदा को लूटा है, उन्हीं के इलाकों से वोट मांगने के लिए निकल पड़ते हो। गायत्री प्रजापति ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री उनका महिमा मंडन करेगा, लेकिन मोदी को इस बात की परवाह नहीं कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर विधायकों के स्तर पर जाकर आरोप प्रत्यारोप करना उन्हें शोभा नहीं देता। संसद सत्र के दौरान भी राज्यसभा में मनमोहन पर हमला बोलते हुए उन्होंने अपने जैसे को तैसा की रणनीति का ऐलानिया तौर पर खुलासा किया था। इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी, और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी। इन दिनों नरेंद्र मोदी को मसीहा समझ लिया गया है। खबर है कि बीजेपी ने मोदी को गरीबों के मसीहा के तौर पर पेश करने का नेताओं को निर्देश दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को मसीहा बनने के लिए लफ्फाजी से बचना होगा और 1.25 अरब की जनता को जवाब देना होगा कि नोटबंदी से उसे क्या मिला, क्योंकि साहब मसीहा बनने के लिए सच का सलीब उठाना पड़ता है। सचिन शर्मा, एपीएन। यहाँ तो चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो गर्म होती ही जा रही है, साथ ही साथ बयानों के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर हम रुख लखनऊ का करेंगे। संजीव कुमार सिंह जी, क्या कहेंगे? गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे नेताओं की टीआरपी तो खुद प्रधानमंत्री बढ़ा रहे हैं। अक्षय जी, आ रहा हूं, ओंकार जी आपके पास आ रहा हूं। हमारे जितने भी नेता हैं, छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो लगातार सभा कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, वो सारे के सारे इस सरकार के जितने भी कुकर्म हुए हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था पे हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, चाहे वो जिस प्रकार की इनसेंसिटिव गवर्नमेंट ये रही है उससे रिलेटेड जितने भी वाकये हुए हैं, इनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार हुए हैं, इन सबको उठा रहे हैं। हमारे सारे नेता और कार्यकर्ता उठा रहे हैं। मुद्दे इतने बड़े हैं कि प्रधानमंत्री भी जब अपना भाषण दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की परिस्थिति के ऊपर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार का जिस प्रकार से कार्यकाल रहा है, जिस प्रकार के यहाँ पे चीजें हुई हैं, उनका मान-मर्दन कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है ये होना। आज ये सच नहीं है क्या कि मोरम का एक ट्रक जो 32,000 रुपए में मिलता था, आज वो 80,000 रुपए में मिल रहा है। जनता ये पूरे तौर से जानती है, क्योंकि जनता झेल रही है उसका दंश। 80,000 में यानी 2.5 गुना ज्यादा रेट पे मिल रहा है। और कलेक्टर और एसपी बाकायदे कलेक्शन एजेंट बने हुए हैं। अगर आप बुंदेलखंड में चले जाएंगे, जिन जिलों में यह खनन हो रहा है, बांदा हमीरपुर में, वहां पर रोज 1-1 करोड़ रुपया इनको पहुंचाया जा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड लूट की जा रही है इस सरकार के माध्यम से। और जिन चीजों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, उनको
रिस्पॉन्सिबल विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज को अभिव्यक्त करना यह हमारा दायित्व भी है और हमारा अधिकार भी है। और यह हमारा हर सेवक, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे प्रधान सेवक हो, मसीहा और पैगंबर की राजनीति हम नहीं करते। ठीक है, ओंकारनाथ सिंह जी, अगर ये तमाम चीजें पता है कि लूट हो रही है, राज्य सरकार की मिलीभगत से हो रही है संजीव कुमार सिंह जी के मुताबिक, तो केंद्र में उनकी सरकार है, आप जांच पड़ताल करवा सकते हैं ना, इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। असल में ऐसा है अक्षय जी, ऐसा है कि अब प्रधानमंत्री के पास बोलने को कुछ नहीं रह गया है, तो वो एक मंत्री स्तर के आदमी को, जो विधायक है, उसकी अब आलोचना करना शुरू कर दिए हैं। अब वो जैसा भी है, जो भी है, वो अलग बात है। लेकिन आप ये देखिए पहले कि इन्होंने जो वादे किए जनता से, इन्होंने वादा किया कि 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा, नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार देंगे पर साल पर ईयर जो है नौजवानों को, नहीं दे पाए। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम सत्ता में आते ही, घोषणा पत्र में कहा कि सत्ता में आते ही हम जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से किसानों का समर्थन मूल्य जो अनाज का है उसके न्यूनतम दर निर्धारित करेंगे। वो क्या थी न्यूनतम दर? न्यूनतम दर ये थी कि जो लागत आएगी और लागत के बाद 50% मुनाफा और तब उसके बाद दर निर्धारित की जाएगी। वो आज तक उन्होंने नहीं किया। 8,000 रुपए क्विंटल की दाल ये ले रहे हैं बाहर से, और यहाँ पर जो किसान है उसको 5,000 मिल रही है। उसको भी क्रय केंद्र वगैरह इन्होंने इतने खराब बना रखे हैं कि जो बिचौलिया है वो 2,500 से 3,000 रुपए में ले रहा है, और बाकी जो उसको बेचारे किसानों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो एक पॉपुलर पेड़ हुआ करता था, नोटबंदी का असर देखिए। पहले जो व्यापारी होते थे वो कीमत जो होती थी वो 2,000 से और 3,000 के बीच में होती थी। आज वो 250 से 200 से लेके 300 रुपए में बिक रहा है, और वो बेचारा किसान जो है परेशान हो गया है। किसान को किसी तरह से इन्होंने छोड़ा नहीं है। अभी हम लोग गए थे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री से एक कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन किया था कांग्रेस की पार्टी ने, और जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब भी थे और सारे एमपीज थे, कि 2 करोड़ 30 लाख किसानों ने उत्तर प्रदेश के एक समर्थन पत्र दिया था कि उनका कर्जा माफ किया जाए। प्रधानमंत्री ने उस पर कोई वादा नहीं किया। ये जरूर कहा कि जब सरकार बन जाएगी तो हम माफ कर देंगे, सरकार नहीं बनेगी तो नहीं माफ करेंगे। 73 सांसद चुन के भेजे गए, इनको नहीं दया आ रही है, कहते हैं यहाँ पर भी बनाओ तब उसके बाद ना माफ करेंगे। अब चूंकि सारी योजनाएं राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी कर पा रहे हैं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी, हम सब सत्ता में आएंगे तो हमने वादा किया हुआ किसानों से, हम उनका कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे। नहीं तो अब आपके भले ही सहयोगी है, लेकिन हिसाब तो मांग ही सकते हैं दोस्ती के नाते ही, कम से कम। नहीं तो अब तो इस समय कुछ हुआ नहीं सकता है। इस समय तो करेंगे तो चुनाव आयोग है वो कर देगा अपना। आप बताइए, इल्जाम लगाने पे चुनाव आयोग बीच में आ जाएगा? कमाल है भाई। नहीं, इल्जाम क्या लगाना है भाई, इस समय तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन हम बाद में 60 साल आपने वादा किया, आप क्या करोगे? 60 साल में तो हमने 2009 में, आप भूल जाते हो मित्र, 2009 में हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 12 लाख करोड़ जेल में डाल लिए, 12 लाख करोड़ जेल में डाल लिए और 50,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। भाई 12 लाख करोड़ तो ये जो डाला आपने डाला है, कि आपने सारे देश का पैसा जो है बैंक में रखवा लिया। भाई आप ये बताइए, जो एग्रीकल्चरिस्ट है 17% जीडीपी ग्रोथ में है, ये कहते हैं हमने बहुत इनका इकोनॉमी बढ़ा दी। इस समय आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से 6.6% जीडीपी ग्रोथ है, और आज की तारीख में 5% भी। आपने हमको आज की तारीख में 2014 में कितनी थी? 2014 में कितने पे दी थी? 2014 में 5 नहीं थी, 5.5%, 5.4%। और जो स्थिति आपने की है, आप ये सोचिए कि भारत में जवाब दूंगा इनकी सारी बातों का। ठीक है, आऊंगा सर आपके पास। भारत के हर व्यक्ति का पैसा आपने जमा करा दिया। अभी परसों ही टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था कि टोटल इन्होंने 5100 लोगों को नोटिस सर्व की है कि आपके अकाउंट में पैसा जो है वो जरूरत से ज्यादा है। आप बताइए, 122 करोड़ जनता का पैसा आपने बैंक में जमा कराया, और 5100 लोग जो हैं वो आप क्या नोटिस दे रहे हैं कि उसमें जनधन खाते वाले भी हैं, उसमें जनधन खाते वाले भी हैं। मतलब इन्होंने देश को एकदम ले जाके मजाक बना दिया है। ठीक है, और इसलिए इनके पास कोई बात नहीं, इसका भी हिसाब जनता लेगी। ओंकारनाथ सिंह जी, अब तो उंगली पे दिन बचे हुए हैं ना। आरिफ महमूद साहब, आपकी पार्टी किसानों की बात करती है कि किसानों के हितों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हमेशा किसानों को लेकर ही राजनीति करते थे और करते रहेंगे। चाहे केंद्र सरकार हो, 3.25 साल का कार्यकाल इनका भी लगभग होने को है। आप लोग भी कह रहे हैं कि किसानों का कम से कम कर्ज माफ कर दीजिए और जो गन्ना किसानों का बकाया उसका भुगतान हो जाए। हालांकि इन बातों का जिक्र बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया है।
लेकिन राज्य सरकार की भी जो जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार क्या उन जिम्मेदारियों पर खरा उतरी है? किसानों की अगर बात करें, अक्षय जी, राज्य सरकार ने तो गन्ना किसानों के साथ वो विश्वासघात किया है कि जब राष्ट्रीय लोक दल ने गन्ना किसानों के भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन सरकार पर दबाव हम लोगों ने बनाना शुरू किया, चौधरी अजीत सिंह जी, माननीय जयंत चौधरी जी जाकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे, तब इन्होंने क्या किया, गन्ना किसानों को भुगतान देना और समर्थन मूल्य तो बहुत कम इन्होंने दिया, देना तो दूर, जो चीनी मिलों से गन्ना किसानों को ब्याज मिलना था वो सरकार ने माफ कर दिया उसको। तो आरएलडी की आवाज में धमक नहीं रह गई क्या? उनको मिलना था। आरिफ महमूद साहब, आपकी पार्टी की आवाज में धमक नहीं रह गई क्या पहले वाली? नहीं, जैसा आप जिक्र करते हैं चौधरी चरण सिंह की पार्टी का घेराव हम लोग करते रहे। देखिए, हम लोग हमेशा दबाव बनाते रहे, केन कमिश्नर का भी घेराव किया, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया और हम लोगों ने ये कहा कि आप गन्ना किसानों का ब्याज चीनी मिलों से आपने क्यों माफ कर दिया? अगर आपको चीनी मिल को इतना उनके साथ आपका प्रेम है तो आप अपने पार्टी फंड से उसका भुगतान कर दीजिए। गन्ना किसानों के ऊपर क्यों आप इस तरीके का आप बोझ उनके ऊपर लाद रहे हैं? मगर सरकार के ऊपर जूं कहीं नहीं रहेंगी। आज हमारे कांग्रेसी मित्र हमारे साथ बैठे हुए हैं। नहीं तो इसमें आप अपनी पार्टी की कमजोरी कुछ मानते हैं कि आपकी पार्टी की आवाज की धमक थोड़ी कम हुई है? नहीं, हम लोगों ने नहीं, पार्टी की कोई मजबूरी नहीं रही। बड़ी मजबूती से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन, सरकार पर दबाव हम लोगों ने बनाया और किसानों के लिए हम लोग बराबर लड़ते रहे। विधानसभा का घेराव और हर तरीके से, चाहे गेहूं का समर्थन मूल्य रहा हो, चाहे चावल किसान धान का क्रय केंद्र की बात रही हो, हमेशा हम लोगों ने आवाज उठाया, मगर इस सरकार के ऊपर जू नहीं रहेंगी। आखिर में जब चुनाव का समय आया और जंतर मंतर पर चौधरी साहब बैठे तो इन्होंने एक थोड़ा पैसा समर्थन मूल्य गन्ना किसानों का बढ़ाया और वो भी ना के बराबर, जो हम लोगों ने उसको स्वीकार भी नहीं किया कि किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो हमेशा ये उत्तर प्रदेश तो की सरकार एक फाइनल कमेंट आरिफ साहब आपसे और लूंगा। आपकी पार्टी के पास क्या रास्ता बचता है? आप कह रहे हैं कि कम से कम सही रास्ते पर चलना चाहिए सभी सियासी दलों को और वो रास्ता लंबा होना चाहिए ताकि मंजिल तक पहुंचे। आपकी पार्टी का जो रास्ता है वो कितनी लंबी दूरी तय करेगा? क्योंकि आप लोग तो ना किसी अब गठबंधन में हैं और पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। किसानों की बात तो फिर आप लोगों के हिसाब से अधर में रह जाएगी। अक्षय जी, हम लोग इस वक्त हम राष्ट्रीय लोकदल बड़ी मजबूती से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रहा है और आने वाले समय में आपको दिखेगा, 11 मार्च को आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय लोकदल ने जो 5 साल मेहनत किया, किसानों के लिए लड़े, उसका परिणाम क्या आया। हम लोग बहुत मजबूती से और एक अच्छी संख्या में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे। अब रहा सवाल जो किसानों की आप बात कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में अगर हम लोगों के पास कोई ताकत आई तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल झूठ की राजनीति नहीं करता है, राष्ट्रीय लोकदल वादे की राजनीति नहीं करता है। राष्ट्रीय लोकदल ये कहता है कि हम अगर सत्ता में आए तो हम आपके लिए ये करेंगे। और चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से ये चला आया है कि जब जब सत्ता में आए, ताकत रही है, तब तब किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने किया है। और ये हम आपसे, आपके चैनल पर ये हम कह रहे हैं कि अगर हम लोगों के पास ताकत रहेगी और अगर किसी भी तरीके से, तो हम लोग किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारों के साथ खड़े होंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और उनको उनका अधिकार हम लोग दिलाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हसीब सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आता हूं। अभी आपने आरएलडी का पक्ष भी सुना है, बीजेपी को भी आप सुन पा रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष भी सुन पा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से आज हमारे साथ इस चर्चा में कोई नहीं है। सभी के अपने अपने वही दावे हैं, सबके अपने अपने वही वादे हैं, लेकिन न तस्वीर बदलती है, न तकदीर बदलती है। दावे जरूर हो सकता है वादे बदल जाएं थोड़े बहुत। अक्षय जी, ऐसा है कि लोकतंत्र में जरूरी है कि सरकार मजबूत हो, लेकिन साथ में ये भी है कि अपोजिशन जो है उसको भी स्ट्रांग होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि इस वक्त अपोजिशन देश का बहुत कमजोर है, उसकी आवाज में उतना दम नहीं है जो होना चाहिए। इशू जो है कौन फ्रेम करे, सवाल ये होता है, एक इशू फ्रेम करता है, दूसरा उसका जवाब देता है। अपोजिशन जो है वो इशू फ्रेम नहीं कर पा रहा है। जैसे अभी आपने बात कही नोटबंदी की, नोटबंदी एक बहुत बड़ा एक इशू था। हमारा मीडिया भी, जो मैं देख रहा हूँ कि मैंने मीडिया में हम लोग जो है खबर को फॉलो करते थे। ये नहीं है कि हमने एक खबर आज दिखा दी, कल दूसरी, परसों तीसरी, एक खबर होती थी, उसको हम अंत तक जो है वो पहुंचाते थे। आज स्थिति क्या है, नोटबंदी हुई, बहुत बड़ा इशू है, कितना पैसा आया बैंक में, आज तक सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया। ये जवाब जो है, एक कोई शाह साहब थे, पकड़े गए थे वहां पर, पता नहीं कितने करोड़ रुपया उनके यहाँ पकड़ा गया, क्या हुआ उसका,
अंतोगतवा क्या हुआ, वो कहाँ गए, जेल से वो छूट गए थे, वो पैसा कहाँ गया, किसका पैसा था। बैंक में जब 2000 रुपए के लिए लोग जो है लाइन लगा रहे थे, तो अब लाल नोट जो नए आए थे 2000 रुपए के, लाखों रुपए के नए नोट जो है तो पकड़े गए। कहाँ से आ गए वो नोट, इसको किसी ने फॉलो नहीं किया आज तक। 3 महीने हो गए हैं, चाहे अपोजिशन हो चाहे हमारा उसका जो है मीडिया हो, हम भी उसके जो है सरकार ने कितना फॉलो किया? संजीव कुमार सिंह जी, ये जो गुलाबी नोटों की बात हो रही है, सरकार ने कितना फॉलो किया? ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की थी, आप लोगों ने देश को भरोसे में लिया था और अच्छे नतीजे की बात कही थी। ना अच्छे नतीजे आए ना अच्छे दिन आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अक्षय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं इसका जवाब दे दूं, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिएगा। ओंकार भाई बहुत भले नेता हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस का जो कल्चर है झूठ बोलने का या सेलेक्टिव सत्य बोलने का, उससे अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाए। इन्होंने कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5000 नोटिस भेजे हैं। इनकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 18 लाख लोगों को चिन्हित किया है जिनके खाते में तय सीमा से अधिक पैसा जमा हुआ है। इनमें बीजेपी के कितने लोग हैं? जब आपको जानकारी है सूची, करीब 5 लाख तरह की सूची, बीजेपी के भी कुछ लोग हैं। आपने कहा प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर बोला हुआ है कि कोई व्यक्ति हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे किसी दूसरी पार्टी का हो, चाहे किसी भी प्रकार का है, जो ब्लैक मार्केटर है, जिसके पास काला पैसा है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और सिद्दीकी साहब ने कहा, इन्होंने उस बात से प्रमाणित भी कर दिया कि नोटबंदी के बाद जब नोट पकड़े जा रहे थे तो पकड़े कैसे जा रहे थे। यहाँ तो 60 साल में कुछ नहीं पकड़ा गया, 12-12 लाख करोड़ के घोटाले हो गए। सुबोध कांत कहा कहते हैं मैं क्यों इस्तीफा दे दूं, जायसवाल साहब कहते हैं मैं जायसवालों का सबसे बड़ा नेता हूं, मैं क्यों इस्तीफा दे दूं। सलमान खुर्शीद साहब एनजीओ बना करके दिव्यांगों का पैसा तक हड़प जाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार कर जाते हैं और कहते हैं मैं क्यों इस्तीफा दे दूं। यहां पकड़े जा रहे हैं। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है जहां पे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, जहां कांप रहे हैं, जहां उनका जीना हराम हुआ है। और यही हमारी संजीव जी क्या हुआ, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कार्रवाई क्या हो रही है, क्या हुआ, कार्रवाई क्या हो रही है? साहब पकड़े गए, कार्रवाई 18 लाख लोगों को चिन्हित किया, 5 लाख करोड़ सस्पेक्ट नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये कार्रवाई नहीं है तो और क्या है? जा रहे हैं तो अखबार में तो आप 5100 के नोटिस दे रहे हैं। अरे भाई अखबार में 5100 के जो आधिकारिक बयान आया है उसको दे रहे हैं तो उन्होंने क्यों नहीं किया? उसको सुनिए, आप पढ़िए, थोड़ा जानकारी हमेशा झूठ बोलते हैं। चश्मा लगा के मत पढ़िए, रंगीन चश्मा लगा के जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और इसी कारण से 60 साल आपको इस देश के गरीब की पीड़ा नहीं दिखाई पड़ी। ठीक है सर, ओंकार नाथ सिंह जी फाइनल कमेंट आपसे। वक्त अब इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। संजीव सिंह जी, ठीक है संजीव सिंह जी, ओंकार नाथ सिंह जी 20 सेकंड में अपनी बात रखिए कि जो बातें कही जा रही हैं लोग सिर्फ ये समझे कि ये कथनी और करनी वाली बात है। कहने के लिए कुछ भी कह दीजिए, करना तो अपने मन की है। ये हमेशा झूठ बोलते हैं और जितनी भी बातें करते हैं वो उसमें 100% झूठ होता है। ये फैक्ट्स हैं। आप देखिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा, जो मैंने बात बोली है अगर आपको गलत प्रूफ करते मैं इस्तीफा दे दूंगा। चलिए मैं सीधे चैलेंज कर रहा हूं अक्षय जी, आपके बता रहा हूं, चैनल पर। आप ही की बात पे कह रहा हूं। आप ही की इसी चैनल पे इन्होंने कहा, जब मैंने कहा है कि आईएमएफ ने कहा कि 6.6% जीडीपी ग्रोथ हुआ, तो कहते हैं आपने कितना दिया? अरे भाई अभी जब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो अभी कहां से आ गया? मेरी बात की ग्रोथ रेट तो जब आखिरी क्वार्टर के नतीजे आ जाएंगे तब मेरी आएगी। बात तो सुन लीजिए, अभी भी असत्य कह रहे हैं सर संक्षेप में, अब वक्त ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है ओंकार नाथ सिंह जी। 1 मिनट, 6.5% था तो अब 5 कहते हैं, आपने 5.5 दिया था, तो अब ये क्या, ये बता दें 7% है अरे मेरी आरबीआई बात के सुन आंकड़े लीजिए, 6.9 से 7.1 के नहीं, बीच ये में गलत सारे है, आंकड़े आ रहे हैं। गलत है। और आप ये बता दीजिए हमको, अगर ये 5.5% पे ये मान रहे हैं कि इस समय है, तो आप हमको बताइए, कहते हैं एफडीआई आई, अब एफडीआई में इतना पैसा आया, 2014 में 5.4% थी, वो मैं कह रहा था। सर वक्त इजाजत अगर अब वो नहीं दे रहा है। 5.5% बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये चुनावी बेला है, चुनावी बेला में इस तरह के वादे भी किए जाते हैं, दावे भी इस तरह से किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह की वाणी का इस्तेमाल किया जाता है वो वाणी कहीं ना कहीं चुभती है। और खासतौर पर तब जब एक गर्ममी पद पर बैठा शख्स इस तरह की बयानबाजी करता है तो हैरानी होना भी लाजमी है।